हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वोंगलिंग पूरी तरह अपनी मैडनेस के पीक पर पहुंच चुका था। उसी हालत में वो फायर डीमन कंट्री के अंदर से गुजरते हुए स्कैटर्ड डेविल गॉड के ब्लैक टावर को ढूंढ रहा था ताकि उससे अपना बदला ले सके। लेकिन एंशिएंट डेविल ने वोंगलिंग को रोकने के लिए अपने कई गार्डियंस भेज दिए। इन गार्डियंस में से पहला और दूसरा तो वोंगलिंग ने बिना किसी दिक्कत के खत्म कर दिया, लेकिन तीसरा गार्डियन कोई और नहीं बल्कि हुपाओ था, जो कभी वोंगलिंग का अपना ही डिसाइपल रह चुका था। हुपाओ ने 100 मिलियन सोल्स को रिफाइन कर लिया था और उसे लग रहा था कि अब वो वोंगलिंग का मुकाबला कर सकता है। लेकिन वोंगलिंग को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि वोंगलिंग ने पहले ही अपनी टेक्निक में एक लूप होल छोड़ रखा था, जिसकी वजह से वो 100 मिलियन सोल्स आखिरकार वोंगलिंग के कंट्रोल में आ गई। इसके बाद वोंगलिंग ने अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हुपाओ को पूरी तरह खत्म कर दिया। हुपाओ के बाद वोंगलिंग का सामना हुआ मिंग युआन से, जो कि एक्सेंडेंट लेवल के पीक पर पहुंच चुका कल्टीवेटर था। उससे सीधी लड़ाई वाकई बेहद मुश्किल थी। हालात यहां तक पहुंच गए कि वोंगलिंग ने खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का फैसला कर लिया। मरते मरते वोंगलिंग ने एक पावरफुल पंच के साथ उस ब्लैक टावर को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। अब आगे तो एपिसोड 124 की शुरुआत बिल्कुल उसी पल से होती है जहां वोंगलिंग जाते जाते ब्लैक टावर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका था। टावर के टूटते ही वहां जमा हजारों सालों की डेमोनिक एनर्जी बिखर जाती है और उसी के साथ स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया की सोल रेज में कांप उठती है। डेविल आर्मर के अंदर मौजूद ताजिया गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है कि वोंगलिंग ने जो किया है उसकी कीमत उसे 100 गुना चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सीन 1 घंटे पीछे चला जाता है। उस वक्त वोंगलिंग मिंग युआन की जायंट बॉडी के साथ फाइट कर रहा था। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि डीमन फ्रूट्स की मैडनेस ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो ब्लैक टावर के अंदर मौजूद असली एनिमी उसे फिर से चेस करेगा और तब बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यहीं वोंगलिंग एक बड़ा जुआ खेलने का फैसला करता है। वो सीधे अपने सोल सी में एंटर करता है, जहां जिस्वी को पहले से ट्रैप करके रखा गया था। वोंगलिंग उसे गर्दन से पकड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है कि अगर उसने तुरंत ब्लड सोल पिल इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया तो उसे नथिंगनेस रियल्म में फेंक दिया जाएगा, ऐसी जगह जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। जिजुई समझ जाती है कि इस बार वोंगलिंग मजाक में नहीं है। डर के मारे वो ब्लड सोल पिल का पूरा मेथड बता देती है। बिना एक पल गंवाए वोंगलिंग अपने खून को ब्लड सोल पिल के साथ कंबाइन करता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल वो लाइटनिंग की स्पीड से मिंग युआन की तरफ बढ़ता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। एक भयानक ब्लास्ट होता है। वोंगलिंग की फिजिकल बॉडी भले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसी एक्सप्लोजन में मिंग युआन भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। मरते मरते वोंगलिंग आखिरी ताकत इकट्ठा करके एक डेवास्टेटिंग पंच ब्लैक टावर की तरफ भी भेज देता है और टावर पूरी तरह बिखर जाता है। ब्लास्ट के बाद सीन शांत हो जाता है। दूर एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और उसी के अंदर से वोंगलिंग की बॉडी धीरे धीरे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होने लगती है। ब्लड सोल पिल ने अपना काम कर दिया था। वोंगलिंग जिंदा बच चुका था और उसकी कल्टीवेशन को भी कोई परमानेंट नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में डीमन फ्रूट्स खाने की वजह से उसकी बॉडी पर हेवी बैकलैश जरूर पड़ा था, लेकिन वोंगलिंग इस दर्द को इग्नोर करते हुए महसूस करता है कि ब्लैक टावर भले ही डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन ताजिया का एसेंस अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ था, वो दुश्मन दोबारा जरूर आएगा। इस हालत में डायरेक्ट फाइट पॉसिबल नहीं थी। वोंगलिंग समझ जाता है कि एंशिएंट डेविल का सामना सिर्फ एंशिएंट डीमन की मदद से ही किया जा सकता है। बिना वक्त बर्बाद किए वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करता है और तेजी से स्काई डीमन कंट्री की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया को भी सच्चाई पता चल चुकी थी कि वोंगलिंग जिंदा है। गुस्से में पागल ताजिया चिल्लाता है कि वोंगलिंग ने उसकी हजारों सालों की मेहनत और उसके मास्टर की ब्लेसिंग दोनों को बर्बाद कर दिया है। इसी रेज में वो एक फिजिकल बॉडी अटेन करता है, जिसकी शक्ल काफी हद तक लिंग टियानहाओ से मिलती जुलती थी और खुद वोंगलिंग के पीछे निकल पड़ता है। इधर रास्ते में उड़ते हुए वोंगलिंग अपने मन में सोचता है कि डीमन फ्रूट्स की बची खुची एनर्जी अभी भी उसकी बॉडी में है, जिसकी मदद से वो डिवाइन सेंस अटैक्स को कुछ समय तक रेजिस्ट कर सकता है। वो ये भी मानता है कि ब्लैक टावर के अंदर मौजूद एंटिटी से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया में सही गलत नहीं होता, यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। ये सब सोचते हुए वोंगलिंग को याद आता है कि एंशिएंट डीमन ने उससे कहा था 3 महीनों बाद मुझसे ड्रैगन पूल में आकर मिलना, लेकिन अब तो पूरे 10 साल गुजर चुके थे, क्योंकि वोंगलिंग को असेंडेंट लेवल में एंटर करने के लिए पूरे 10 साल लग गए थे। फिर भी वोंगलिंग को पूरा भरोसा था कि एंशिएंट डीमन अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। इसी सोच में डूबा वोंगलिंग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक सामने से एक स्नेक अटैक बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आया। वोंगलिंग तुरंत उसे डॉज कर लेता है और तभी एक पोर्टल खुलता है। उसी पोर्टल से स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया अपनी फिजिकल बॉडी के साथ बाहर निकलता है और बिना रुके अपने पाइथन अटैक से वोंगलिंग पर हमला कर देता है। पहली नजर में वोंगलिंग हैरान होकर सोचता है, यहाँ मास्टर लिंग टियानहाओ क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि शक्ल भले ही लिंग टियानहाओ जैसी है, मगर ऑरा बिल्कुल अलग है। ये उसकी बॉडी है, उसकी सोल नहीं। वोंगलिंग लगातार उन स्पिरिचुअल पाइथन्स के हमलों को डॉज कर ही रहा था कि अचानक ताजिया पीछे से आ जाता है और एक जबरदस्त हिट के साथ उसे जमीन पर पटक देता है। वोंगलिंग दोबारा उठकर हवा में उड़ता है और सीधे सवाल करता है कि ये फिजिकल बॉडी तो मास्टर लिंग टियानहाओ की है, जो स्वॉर्ड लुओ सेक्ट के मास्टर हैं। बताओ, तुम्हें उनकी बॉडी मिली कहां से? ये सुनते ही उस बॉडी के अंदर तेज दर्द उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी अपनी ही सोल के खिलाफ रेजिस्ट कर रही हो। वोंगलिंग इसी मौके का फायदा उठाकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में ताजिया दोबारा अपने माइंड पर काबू पा लेता है और भी अग्रेसिव अटैक शुरू कर देता है।
वांगलिंग पीछे हटते हुए डॉज करता है और अपने मन में सोचता है कि पोर्टल कंप्लीट होने में उसे कुछ सेकंड्स चाहिए, लेकिन सामने वाला रुकने को तैयार नहीं है। वो अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर जैसे ही जमीन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पीछे से पावरफुल अटैक्स आ जाते हैं और सामने से भी लीथल स्ट्राइक तैयार हो जाती है। अब घिर चुका वांगलिंग ऊंची आवाज में कहता है, एंशिएंट डीमन एल्डर, आखिर आप कब तक सिर्फ फाइट देखते रहेंगे? स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था, और जैसे ही वो वांगलिंग को पकड़ने वाला होता है, तभी हेवनली डीमन सिटी की दिशा से एक गोल्डन एनर्जी तूफान की तरह आती है और उस अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्लास्ट के शॉकवेव से ताजिया भी पीछे की तरफ उड़ जाता है। यही रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट डीमन बेलुओ है, जिसने एक दमदार एंट्री के साथ वांगलिंग को बचा लिया था। बेलुओ ठंडे अंदाज में कहता है, पूरे 10 साल लेट हो और फिर भी इतनी हिम्मत कि मुझे ऑर्डर देने लगे। इस पर वांगलिंग तुरंत रिस्पेक्ट के साथ कहता है, प्लीज सीनियर, मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ ताजिया बेलुओ को देखते ही कहता है, बेलुओ, ये हमारा मामला है, तुम्हें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। लेकिन बेलुओ हंसकर जवाब देता है, ये मेरी टेरिटरी है, अपनी टेरिटरी में इंटरफियर करना मेरा हक है। ये कहते ही बेलुओ की सोल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और वांगलिंग की बॉडी को सराउंड कर लेती है। वो वांगलिंग से कहता है कि उसे उसकी फिजिकल बॉडी बनाने के लिए ब्लड चाहिए। उसी ब्लड की मदद से बेलुओ अपना जायंट फॉर्म अटेन कर लेता है। ये देखकर स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया गुस्से से चिल्लाता है और अपनी सारी पावर रिलीज करके खुद भी जायंट फॉर्म में आ जाता है। बेलुओ उसे कोल्ड नजरों से देखते हुए कहता है, अगर यहाँ कोई असली एंशिएंट डेविल भी होता तब भी मैं उसे इतना एरोगेंट नहीं होने देता, और तुम तो बस 9 स्कैटर्ड डेविल गॉड्स में से एक हो। इतनी हिम्मत कैसे हुई? वांगलिंग अभी भी बीच में सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेलुओ गुस्से में कहता है, खामोश रहो, जाओ और अपने जख्म हील करो। इतना कहकर वो अपनी एनर्जी से वांगलिंग को पीछे की तरफ भेज देता है, और इसके बाद एंशिएंट डीमन बेलुओ और स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया के बीच एक जबरदस्त अर्थ शेकिंग फाइट शुरू हो जाती है, जहां हर टकराव आसमान और जमीन दोनों को हिला देने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग दूर जाकर फॉरेन कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ जाता है और एक के बाद एक 3 रिकवरी पिल्स खा लेता है। सामने चल रही एंशिएंट डीमन बेलुओ और स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया की टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आसपास के पहाड़ तक चकनाचूर हो रहे थे। ये सब देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कहता है कि इन दोनों की डिवाइन एबिलिटीज एंशिएंट गॉड टेक्निक से काफी मिलती जुलती हैं। इसी वजह से वो अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी मेन बॉडी से कनेक्ट कर लेता है। उसकी असली बॉडी, जिसमें एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन मौजूद थी, एक सुनसान प्लैनेट पर कल्टीवेशन कर रही थी। जैसा कि हम जानते हैं, एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल, ये तीनों मिलकर कभी एंशिएंट क्लैन हुआ करते थे। इसी वजह से इन तीनों की टेक्निक्स आपस में काफी सिमिलर हैं। वांगलिंग इस मौके को वेस्ट नहीं करता। वो एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल की फाइट को ध्यान से देखते हुए उनकी टेक्निक्स को समझने और सीखने लगता है। जैसे जैसे ये दोनों डिवाइन टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे थे, वैसे वैसे वांगलिंग की क्लोन बॉडी, उसकी मेन बॉडी और उसकी इमॉर्टल सी बॉडी तीनों एक साथ वही टेक्निक्स परफॉर्म करने लगती हैं। धीरे धीरे वांगलिंग की मेन बॉडी उन टेक्निक्स को पूरी तरह ग्रास्प कर लेती है। जैसे ही उसकी मेन बॉडी पहली बार उस टेक्निक को इस्तेमाल करती है, वहां एक भयानक टेरिफाइंग ब्लास्ट होता है। ये देखकर वांगलिंग अंदर से काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इस एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल की फाइट की वजह से उसे एंशिएंट गॉड टेक्निक्स को प्रैक्टिकली समझने का मौका मिल रहा है, और ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसी सोच के साथ वांगलिंग अगले 3 दिन तक लगातार उस फाइट को ऑब्जर्व करता रहता है, साथ ही अपनी बॉडी को रिकवर भी करता रहता है। 3 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार वांगलिंग पूरी तरह रिकवर हो जाता है, यहां तक कि उसने इमॉर्टल वाइन की वो चारों ड्रॉप्स भी पूरी तरह रिफाइन कर ली होती हैं। बाहर की तरफ फाइट अब भी जारी थी। हम देखते हैं कि स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया अपने पाइथन अटैक से बेलुओ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बेलुओ आराम से डॉज करते हुए एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे ताजिया पीछे की तरफ उड़ जाता है। इसके साथ ही बेलुओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चेंज से उसे जकड़ भी लेता है। ये सब देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कहता है कि लगता है बेलुओ अब भी उस पर रहम दिखा रहा है, क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक अटैक भी कर सकता था। दूसरी तरफ स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या एक मामूली इंसान के लिए उसके साथ फाइट करना वाकई वर्थ इट है। वो बेलुओ को एक बार फिर सोचने की चेतावनी देता है। इस पर बेलुओ ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसे किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, जिससे ताजिया को असहनीय दर्द होता है। गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए ताजिया चिल्लाता है कि एक दिन उसका मास्टर जरूर वापस लौटेगा और तब इस सब का हिसाब लिया जाएगा। इतना कहकर वो फिर से बेलुओ पर टूट पड़ता है और दोनों की जबरदस्त फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। यहाँ वांगलिंग को साफ समझ आ जाता है कि बेलुओ ने अभी तक स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया को इसलिए नहीं मारा क्योंकि ऐसा करने से उसकी दुश्मनी सीधे असली एंशिएंट डेविल गॉड से हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ वांगलिंग अपने मन में तय कर लेता है कि वो ताजिया को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता। अगर ये एक बार बचकर निकल गया तो फिर वो बार बार उसी के पीछे आएगा और उसकी सोल की वजह से वांगलिंग को कभी शांति नहीं मिलेगी। यही सोचते हुए वांगलिंग दोबारा अपनी अंडरवर्ल्ड रिवर डाउ टेक्निक को एक्टिवेट करता है। इस टेक्निक के अंदर पहले से ही उसकी डाउ पावर मौजूद थी, लेकिन उसे पता था कि ये काफी नहीं है, इसलिए वो अपने 1 बिलियन सोल फ्लाई की सारी सोल्स को बाहर निकालकर सीधे अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर मर्ज कर देता है। इतना ही नहीं, वांगलिंग अपनी इमॉर्टल सोर्ड, सोल शैटरिंग विप और गॉड शूटिंग चैरियट को भी समन कर लेता है। यहां तक कि लिंजुआन भी बाहर आ जाता है।
भले ही वो डर रहा था, लेकिन वांगलिंग के गुस्से को देखकर खुद को संभालते हुए कहता है कि वो भी इस डीमन को मारने में मदद करेगा। अब वांगलिंग के सारे डेडली ट्रेजर्स अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर समा चुके थे और इसी वजह से वो रिवर पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस बन चुकी थी। गंभीर आवाज में वांगलिंग कहता है कि वो अपनी हर चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार है, लेकिन स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया वो उसे यहां से जाने नहीं देगा। ये सब बोलते हुए वांगलिंग अपने हाथ के इशारे से वहां मौजूद सारी टेक्निक्स और आइटम्स को कंबाइन करता है और अपनी अंडरवर्ल्ड रिवर डाउ टेक्निक के अंदर से एक जेड स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। उस स्पीयर को पकड़ते हुए वांगलिंग स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया से कहता है कि उसने उसे कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती की है। जो भी उससे पंगा लेता है वो उसे कभी जिंदा जाने नहीं देता, यही उसका कानून है। ये कहते ही वांगलिंग उस जेड स्पीयर को पूरी ताकत के साथ स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया की तरफ थ्रो कर देता है। उस वक्त ताजिया बेलुओं के साथ फाइट में उलझा हुआ था और बेलुओं की आंखों के सामने ही वो स्पीयर सीधा जाकर ताजिया को हिट करता है। हम देखते हैं कि वो स्पीयर अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया पीछे की तरफ उड़ता हुआ कई माउंटेन्स को चीरता हुआ जमीन से टकराता है। इसी के साथ उसका जायंट फॉर्म टूट जाता है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। इसी हालत में वो गुस्से से कहता है कि वो बदला लेने जरूर आएगा और फिलहाल खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि ठीक होकर वापस आ सके। लेकिन वांगलिंग उसे जाने देने वाला नहीं था। वो स्पीयर को वापस बुलाकर फिर से ताजिया के सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोक देता है। ये देखकर ताजिया का सोल फ्रैगमेंट गुस्से से चिल्लाता है कि लगता है वांगलिंग खुद अपनी मौत को दावत देना चाहता है, जो अकेले उसके पीछे चला आया। ये कहते ही ताजिया एक फॉर्मेशन बनाता है और उसके अंदर से 3 इविल ड्रैगन्स को बाहर निकालकर वांगलिंग पर हमला करने के लिए भेज देता है। वो तीनों इविल ड्रैगन्स चारों तरफ से वांगलिंग को घेर लेते हैं। वांगलिंग तुरंत अपनी लाइफ सील पैटर्न्स को एक्टिवेट करता है और साथ साथ अपने जेड स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन इविल ड्रैगन्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। गुस्से में वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। तुमने मुझे 3000 माइल्स दूर फेंक दिया था। क्या तुम्हें सच में लगा था कि ऐसा करने के बाद तुम आसानी से बच जाओगे? इतना कहते ही वांगलिंग एक बार फिर अपना स्पीयर पूरी ताकत से ताजिया की तरफ थ्रो करता है। ताजिया अपनी पावर्स से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और एरोगेंस के साथ कहता है कि वांगलिंग की कल्टीवेशन के हिसाब से वो उसका क्या ही बिगाड़ सकता है। लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि ये स्पीयर नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर डिवाइन सेंस, डाओ पावर और कई डेंजरस टेक्निक्स की एनर्जी इंजेक्टेड थी। इस वजह से वो जेड स्पीयर उसकी शील्ड को पेनिट्रेट करता हुआ सीधा उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है। ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि ताजिया का सोल फ्रैगमेंट उसकी फिजिकल बॉडी से बाहर निकल आता है और उसकी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। घबराते हुए ताजिया कहता है कि उसका सोल फ्रैगमेंट इस वक्त अनस्टेबल है और उसे अपनी डेविल आर्मर की जरूरत है। ये कहते हुए वो अपने सोल फ्रैगमेंट के साथ तेजी से मूव करता है और अपनी डेविल आर्मर को वापस बुलाकर वहां से भागने लगता है। उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि भले ही उसकी फिजिकल बॉडी और ब्लैक टावर खत्म हो चुके हों, लेकिन जब तक उसके पास डेविल आर्मर है उसका सोल फ्रैगमेंट सर्वाइव कर सकता है। मगर वांगलिंग अभी भी उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर बेलुओ भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि वांगलिंग का जेड स्पीयर तो खत्म हो चुका है और उसकी कल्टीवेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक स्कैटर्ड डेविल गॉड को पूरी तरह सप्रेस कर सके। आखिर ये लड़का क्या प्लान कर रहा है? उधर वांगलिंग एक और फॉर्मेशन बनाता है और खुद को सीधे ताजिया की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि वो अब कहीं नहीं जा सकता। इस पर ताजिया रुकते हुए एरोगेंस के साथ कहता है कि अब वांगलिंग की बॉडी में डीमन फ्रूट्स की किलिंग इंटेंट भी नहीं बची है और वो उसकी डिमोनिक एनर्जी के सामने टिक नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो एक डिमोनिक स्कल क्रिएट करके वांगलिंग पर हमला करता है। वो स्कल वांगलिंग को एनगल्फ कर लेता है और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह डेविल एनर्जी के अंदर फंस चुका है। लेकिन इसी वक्त वांगलिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि किसने कहा कि उसने डीमन फ्रूट्स की सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है। और ये कहते ही वो डीमन फ्रूट की आखिरी बची कुची पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ वांगलिंग एक बार फिर अपने उसी मैडनेस फिल्ड इविल फॉर्म में एंटर कर जाता है। जिस रूप में आते ही वांगलिंग ने फुर्ती से उस डिमोनिक स्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ ही वो तेजी से मूव करते हुए स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया को उसकी डेविल आर्मर से पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि वो वहां से भाग न सके। उसी पल वांगलिंग अपना जेड स्पीयर दोबारा समन करता है और पूरी ताकत के साथ ताजिया पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि इसके बाद वांगलिंग वही डेविल आर्मर खुद पहन लेता है और स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया की सोल को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन वांगलिंग के सोल सी के अंदर ताजिया का सोल फ्रैगमेंट उसकी डिवाइन सोल पर हमला करने लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि वांगलिंग ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी है। उसकी कल्टीवेशन उससे बहुत कम है और भले ही वो अभी सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट हो, फिर भी वो वांगलिंग की डिवाइन सोल को निगल सकता है। बाहर की तरफ डेविल आर्मर पहनने की वजह से वांगलिंग पूरी तरह एक इविल जैसा दिखाई दे रहा था। उसका ऑरा बेहद टेरिफाइंग था, लेकिन इसी वक्त उसकी जान भी खतरे में थी। मगर इसके बावजूद वांगलिंग मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसी की चाल थी। उसने जानबूझकर अपनी डिवाइन सोल को दांव पर लगाया था। वो जानता था कि सिर्फ इसी तरीके से वो स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया को अपने सोल सी के अंदर ट्रैप कर सकता है। उसका ये प्लान सफल होगा या नहीं, ये पूरी तरह एंशिएंट डीमन बेलुओं पर डिपेंड करता था। यही सोचते हुए वांगलिंग लगभग बेहोश होने वाला ही था कि तभी बेलुओ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे संभाल लेता है। बेलुओ मुस्कुराते हुए कहता है कि वांगलिंग वाकई बहुत चालाक है, जिसने अपनी डिवाइन सोल को बेट की तरह इस्तेमाल करके ताजिया को अपने सोल सी में ट्रैप कर दिया।
वो साफ कह देता है कि अकेले वांगलिंग की कल्टिवेशन इतनी नहीं थी कि वो ये काम कर सके, लेकिन वो जानता था कि इस तरह वो बेलुओ को मजबूर कर देगा इंटरवीन करने के लिए। बेलुओ आगे कहता है कि अगर वो मदद न करता तो उसके पिछले 3 दिन की लगातार फाइट भी बेकार चली जाती। वो वांगलिंग को खो नहीं सकता था। ये सब पहले से कैलकुलेट किया गया था और मानना पड़ेगा कि ये प्लान सच में शानदार था। ये कहते हुए एंशिएंट डीमन बेलुओ अपनी एनर्जी से वांगलिंग की मदद करता है और उसके सोल सी के अंदर स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया के सोल फ्रैगमेंट को सील कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है काफी अरसे बाद सुजाकू प्लैनेट चू कंट्री में। यहाँ क्लाउड्स का इसेक्ट दिखाई देता है जहाँ वांगलिंग की एक स्टैचू बनाई गई थी। वहां मौजूद सारे कल्टिवेटर्स उसे एक एंसेस्टर की तरह वर्शिप कर रहे थे। एक एल्डर के साथ खड़ा छोटा बच्चा स्टैचू को देखकर पूछता है कि क्या यही वो लेजेंड है। एल्डर मुस्कुराते हुए बताता है कि यही वो इंसान है जिसने इमॉर्टल रियल में एंटर करके रेड बटरफ्लाई का हाथ काटा था, कियन फेंग से फाइट की थी और डीमन ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर को मार डाला था। वो इतना पावरफुल था कि पूरा सुजाकू प्लैनेट हिला सकता था। बच्चा पूछता है कि अगर वो इतना स्ट्रांग था तो वो सुजाकू एम्परर क्यों नहीं बना। एल्डर मुस्कुराकर बताता है कि क्योंकि वांगलिंग की मंजिल इस दुनिया तक सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं आगे है। दोनों मिलकर वांगलिंग को ग्रीट करते हैं। बारिश रुक जाती है और एल्डर कहता है कि उनके एंसेस्टर की वजह से ही आज क्लाउड्स का इसेक्ट इतना पीसफुल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। वांगलिंग के सोल सी के अंदर उसका डिवाइन सोल दिखाई देता है जहां उसने अपना असेंडेंट रिल्म पूरी तरह स्टेबलाइज कर लिया था। उसके सामने स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया का सोल फ्रैगमेंट मौजूद था। वांगलिंग सोचता है कि फिलहाल उसकी कल्टिवेशन इतनी नहीं है कि वो इसे पूरी तरह रिफाइन कर सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेलुओ की टेरिफाइंग सोल इम्प्रिंट एनर्जी उस सोल फ्रैगमेंट पर गिरती है। सिर्फ उसी इम्प्रिंट की वजह से ताजिया का सोल फ्रैगमेंट बेहोश हो जाता है, यानी कि वांगलिंग उसे सक्सेसफुली सप्रेस करने में कामयाब हो चुका था। वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि जब उसकी कल्टिवेशन और इंप्रूव हो जाएगी तब वो स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया के सोल फ्रैगमेंट को रिफाइन करके अपनी सेकंड डिवाइन सोल बना लेगा। और जहां तक उस डेविल आर्मर की बात है, ये सब सोचते हुए वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी उसी डेविल फॉर्म में था। आसपास की जगह दरअसल ड्रैगन पूल थी जो स्काई डीमन कंट्री के अंदर मौजूद थी। असल में उसके बेहोश होने के बाद बेलुओ उसे उठाकर यहीं ले आया था। डेविल आर्मर पहनकर वांगलिंग खुद को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि अगर इस आर्मर के रहते हुए वो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करे तो वो उसकी अंडरवर्ल्ड रिवर डाउ टेक्निक जितनी ही पावरफुल हो सकती है। ये सब सोचते हुए वांगलिंग खड़ा होता है और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से बेलुओ की आवाज आती है। बेलुओ पूछता है कि क्या वो फिर से यहाँ से जाने की सोच रहा है। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचता है कि बेलुओ ने कई बार उसकी जान बचाई है, वो भी बड़ी दुश्मनी मोल लेकर। अगर इस बार वो यूं ही चला गया तो शायद बेलुओ उसे दोबारा लौटने का मौका न दे। इसीलिए वांगलिंग उसके एहसान का बदला चुकाने का फैसला करता है। वो कहता है कि एल्डर बेलुओ, आपने मेरी 3 बार मदद की है और वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। मैं ये एहसान नहीं भूल सकता। इस बार मैं यहां से जा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपके साथ किया हुआ अग्रीमेंट पूरा कर सकूं, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे एक मदद चाहिए। वांगलिंग आगे कहता है कि उसका एक पुराना दोस्त है जो इसी डिवाइन सील लैंड के अंदर कहीं मौजूद है। उसके पास एक जेड पगोडा है जिसके अंदर उसका डिवाइन सेंस मौजूद होगा। वो चाहता है कि बेलुओ उसकी डिवाइन सेंस को महसूस करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में मदद करे। इस पर बेलुओ खोजते हुए बताता है कि स्काई डीमन कंट्री के अंदर उसका दोस्त मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिरिट डीमन लैंड बहुत विशाल जगह है। अगर वो पूरी लैंड में डिवाइन सेंस को महसूस करके सर्च करे तो उसके लिए उसे एक और एंशिएंट डीमन को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा ताकि उसकी पावर्स रिस्टोर हो सके। वांगलिंग किसी भी हाल में मास्टर जियावी को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो इस शर्त के लिए अग्री हो जाता है। इसी बीच वांगलिंग की नजर साइड में पड़ी उस बॉडी पर जाती है जिसे स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया ने फिजिकल वेसल की तरह इस्तेमाल किया था। वो सोचता है कि ये बॉडी पहले मास्टर लिंग टियन हाउस से जुड़ी रही होगी। इनके बीच जरूर कोई कनेक्शन है जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए वांगलिंग बेलुओ से कहता है कि उसकी मदद के बदले उसे 2 चीजें चाहिए। पहली, वो चाहता है कि ये फिजिकल बॉडी उसे दे दी जाए। दूसरी, वो चाहता है कि एंशिएंट डीमन लेगेसी भी उसे मिले ताकि वो बेलुओ की डिवाइन एबिलिटीज को रिफाइन करके सीख सके। इस पर एंशिएंट डीमन बेलुओ जवाब देता है कि बॉडी वो रख सकता है, लेकिन जहां तक एंशिएंट डीमन लेगेसी की बात है, अगर अगले 100 ईयर्स में वांगलिंग एक और एंशिएंट डीमन पकड़कर उसे खिला देता है तब वो इस बारे में बात करेंगे। वांगलिंग इस शर्त को मान लेता है, लेकिन साथ ही वो साफ कहता है कि उसकी करंट कल्टिवेशन इतनी नहीं है कि वो अकेले किसी एंशिएंट डीमन को हरा सके, इसलिए बेलुओ को भी उसकी मदद करनी होगी। बेलुओ इस पर अग्री हो जाता है। इसके बाद बेलुओ वांगलिंग को बताता है कि आज से वो उसका हेवनली डीमन मैसेंजर है। ये पोजीशन स्काई डीमन कंट्री एम्परर से भी ऊपर की थी, यानी इस वक्त वांगलिंग की पोजीशन गुयुंदुन से भी ऊंची हो चुकी थी। साथ ही बेलुओ उसे ये भी बताता है कि स्काई डीमन कंट्री और 5 डीमन कंट्री के बीच वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और ये मौका वांगलिंग के लिए परफेक्ट है ताकि वो 5 डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन तक पहुंच सके। इस पर वांगलिंग एंशिएंट डीमन बेलुओ को ग्रीट करते हुए वादा करता है कि अगले 100 ईयर्स में वो उसके लिए एक एंशिएंट डीमन जरूर लाकर देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।